हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 1 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम इंडिया EU रिलेशन, यूरोपियन यूनियन रिलेशन। इंडिया EU सेट ईयर एंड डेडलाइन फॉर ट्रेड डील, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पैक्ट। ठीक है, तो अब इंडिया यू के जो रिलेशन है ना, हमेशा से ठीक ही रहे हैं, कॉर्डियल ही रहे हैं, बट है ना आफ्टर द इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ये जो रिलेशन है और डीपन होते जा रहे हैं। क्योंकि देखो इंडिया और EU दोनों ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं इस बार। ठीक है, अब लोगों ने अंदाज़ा लगाया था, हम लोग भी एज ए जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चीज़ को एनालाइज कर रहे थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे तो सिर्फ चाइना को टारगेट करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, बट इस बार देखने को मिल रहा है कि जितना नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को नहीं पहुंचाया उतना उतना अपने अलाइज को पहुंचा चुके हैं। ठीक है, आते ही उन्होंने क्या किया, जो यूक्रेन को इतने दिनों से यूएसए सपोर्ट कर रहा था उस सपोर्ट को एकदम से विड्रॉ कर लिया एंड यूक्रेन को सरेंडर तक करने को कह दिया, यूक्रेन प्रेसिडेंट को डिक्टेटर तक कह दिया। इसके बाद इन्होंने बोला कि भाई मैं अब टैरिफ लगाऊंगा उन सारे कंट्रीज पे जो कंट्री मेरे प्रोडक्ट पे यानी कि यूएस के प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा रही हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने एक लिस्ट बनाई और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया रिपोर्ट में जब पूछा गया कि भाई किस किस पे टैरिफ लगाने जा रहे हो, तो इन्होंने इंडिया की बात करी। ठीक है, और इंडिया के लिए इन्होंने बड़े सार्कास्टिक वे में बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब वो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट जब बेचते हैं, इंडियंस जब हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाते। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब यूएसए इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया बहुत सारे टैरिफ लगाता है। ठीक है, तो अब ये नहीं चलने वाला, हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है तो सारे ब्रिक्स कंट्री पे हम टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, ये यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने जो इनका जो मेन अलाई है यूरोपियन यूनियन उसको भी धमकी दे डाली कि हम आप पे भी टैरिफ लगाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने बहुत कुछ मनाने की कोशिश की कि आप एक ब्लंडर कर रहे हो और आप एक क्या कर रहे हो, चाइना को एक ओपन एक्सेस दे रहे हो यूरोप के मार्केट का, ऐसा करके। तो कल हम लोगों ने कवर भी किया था कि अब डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन पर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया कमोबेश ये समझ चुकी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो किसी के सगे नहीं है। ठीक है, उनका तो टैगलाइन ही है, इलेक्शन का टैगलाइन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो सीधे बोलते हैं कि भाई जो अमेरिका के फेवर में होगा वो मैं सब करूंगा, चाहे मुझे है ना अपने अलाइज के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। ठीक है, नेटो कंट्रीज को बोल दिया कि भाई देखो बहुत दे लिया हमने, बहुत सारा पैसा, ठीक है, अब आप भी अपनी डिफेंस एक्सपेंडिंग को बढ़ाओ। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि कैसे ब्रिटेन ने अपनी डिफेंस एक्सपेंडिंग जो है उनको 5% तक बढ़ाने की बात की है, अभी 2.5% कर दिया है। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया को कमोबेश ये समझ में आने लगा है, खास करके इंडिया और EU को, कि डोनाल्ड ट्रंप कब कौन सा डिसीजन ले लेंगे, नोबडी नोज। तो इसी को लेके जो अदर कंट्रीज हैं है ना वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ मार्केट खोज रहे हैं, है ना। इंडिया भी मार्केट खोज रहा है अपना, क्योंकि इंडिया का यूएसए एकमात्र ऐसा कंट्री था जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस हुआ करता था। ठीक है, अब इंडिया को ऐसा लगने लगा है कि नहीं, टैरिफ तो इंडिया के ऊपर भी आएंगे, सैंक्शन भी आ सकते हैं बहुत सारे इशूज को लेके, चाबार के पोर्ट को लेके। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली इनके लिए तो क्लियरली बोल दिया है कि भाई हम आप पे लगाने जा रहे हैं 25% टैरिफ। तो इसीलिए जो EU की जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इनका नाम है उर्सुला वॉन डी लेयन। ठीक है, ये EU की प्रेसिडेंट है, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है। इन्होंने विजिट किया इंडिया को। ठीक है, और इंडिया से कहा कि देखो अब जो हमारे रिलेशन है ना, हम अब ट्रेड तक सीमित नहीं रखते उसको ना, हम इनको बढ़ाएंगे डिफेंस तक। इंडिया EU के बीच में एक डिफेंस पैक्ट होगा, अब ये किस तरह का होगा, ठीक है, वो हमें साल के एंड तक पता चल जाएगा। ठीक है, एंड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया और EU की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है ना, उसको लेके, इसके अलावा एक फ्री ट्रेड डील की भी बात की जा रही है। ट्रेड डील कि इंडिया EU के बीच में एक FTA होना चाहिए, फ्री ट्रेड डील। FTA क्या होता है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। मतलब ना आप हमारे प्रोडक्ट पे कोई टैरिफ लगाओ, ना हम आपके प्रोडक्ट पे कोई टैरिफ लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 3 तरह की जो डील हैं, 3 तरह के जो पैक्ट हैं, इसको लेके बात करिए यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने विद इंडिया। ये देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिल रही हैं और
इन्होंने बोला कि देखो हम बहुत बात करते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन अब हम टारगेट बेस पे काम करेंगे। ये तीनों पैक्ट, ठीक है, हम इस साल के एंड तक, ठीक है, क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इंडिया यू के बीच में आपको एक डिफेंस पैक्ट भी देखने को मिलेगा, एक एफटीए भी देखने को मिलेगा और एक सिक्योरिटी पैक्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि ईयू को भी लगता है कि भाई, है ना, अगर यूएस का मार्केट छूट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास एक मार्केट होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो मार्केट किस में दिख रहा है, इंडिया में दिख रहा है, सबको इंडिया में मार्केट दिख रहा है और इंडिया को भी अपने प्रोडक्ट सेल ऑफ करने हैं, ठीक है। तो इंडिया भी मार्केट खोज रहा है नए नए, ठीक है। हमने चाइना के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, हम रशिया के साथ अब ट्रेड जो रिलेशंस हैं उनको बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अब ईयू भी हमारे बकेट में आगे हो गया है। हम अफ्रीका के साथ संबंध बना रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन, ताकि हम अफ्रीका में एक अच्छा मार्केट एस्टेब्लिश कर पाएँ इंडियन प्रोडक्ट के लिए। तो इसी को लेकर ये ईयू की जो प्रेसिडेंट है, इनकी विजिट हुई है इंडिया में, ठीक है। ईयू की बात करें, 1993 में ये ग्रुप बना था फुल फ्लैजेडली यूरोपियन यूनियन के नाम के मास्टर ट्रीटी के अंडर, ठीक है। और 27 मेंबर हैं इसके करंटली, पहले 28 हुआ करते थे, है ना। बट ब्रिटेन ने क्या करा, जो एक कंट्री जो माइनस हुआ, ब्रिटेन, इन्होंने खुद को क्या कर लिया, यूयू से अलग कर लिया। इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं और यूरोप के जो अदर कंट्री हैं, डिप्राइव्ड कंट्री हैं, उनके जो लोग हैं वो हमारे ब्रिटेन के लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। दैट इज भाई हम क्या कर रहे हैं, इससे अलग हो रहे हैं। इनकी एक अपनी करेंसी भी है, इस करेंसी को क्या बोला जाता है, यूरो बोला जाता है, और ये 19 कंट्रीज में इस्तेमाल होती है, यानी कि आउट ऑफ 27 19 कंट्री जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इसरो, और बहुत अच्छी खबर आई है। हमारा आदित्य एल1 मिशन, इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पेस बेस सोलर मिशन, ठीक है। इसने एक सोलर फ्लेयर की एक बहुत क्लियर कट तस्वीर भेजी है, ठीक है। हिस्ट्री रच दी अपने आप में, आप कह सकते हो ये किसी इंडियन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या इंडियन स्पेस क्राफ्ट के द्वारा सन की सोलर फ्लेयर्स की खींची गई एक पहली तस्वीर है, और बहुत क्लियर है ना, आप देख सकते हो, ये है ना तस्वीर जो है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर बात करें आदित्य एल1 मिशन की, तो इस मिशन को कब सेंट आउट किया गया था, इस मिशन को भेजा गया था September 2, 2023। ऑन January 6, 2024 द स्पेसक्राफ्ट वाज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन ए लार्ज हेलो ऑर्बिट अराउंड हिज फर्स्ट अर्थ सन लैग्रांज पॉइंट नॉन एज लैग्रांज पॉइंट 1, ठीक है। दैट इज वाई इसको आदित्य एल1 बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आदित्य एल1? एल1 इज द प्लेस, ठीक है, जहां पर इस स्पेसक्राफ्ट को क्या कर दिया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। एल1 क्या है, सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, कहीं समवेयर एक पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हैं, L1, L2, L3, ठीक है। तो इनको L1, L2, L3 इसलिए कहा जाता है क्योंकि L फॉर लैग्रांज, ये लैग्रांज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं, है ना, अर्थ और सन के बीच में, जिनके बीच में सन और अर्थ की ग्रेविटी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। यानी कि अगर इस लैग्रांज पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है तो ना तो उस पर सन की ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ता है, ना ही अर्थ की ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ता है। दैट इज भाई क्या होता है, एक फ्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट का। इससे फायदा क्या होता है कि जो स्पेस क्राफ्ट है उसको अपना जो फ्यूल है ना, वो बच जाता है ना, क्योंकि क्या होता है कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज में आ जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसे फ्यूल बर्न करना पड़ता है उस ग्रेविटी को अपोज करने के लिए, ठीक है। बट जब ग्रेविटी ही नहीं होगी उस एरिया में, ठीक है, तो क्या होगा, उसको फ्यूल बर्न करना नहीं पड़ेगा, उसको अपने इंजन से स्टार्ट नहीं करने पड़ेंगे और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट इज वाई हमने इसको लैग्रांज पॉइंट पे एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। किस लैग्रांज पॉइंट पे, लैग्रांज पॉइंट नंबर 1। दैट इज वाई आवर सोलर मिशन इज नॉन एज आदित्य L1। आदित्य हमारे स्पेसक्राफ्ट का नाम है, L1 इसकी लोकेशन है, इसीलिए इसको आदित्य L1 बोला जाता है। तो इन्होंने अभी सोलर फ्लेयर की एक तस्वीर भेजी है क्लियर, इसका नाम क्या है, कैर्नेल, ठीक है। और ये दुनिया का मतलब सन का एक बहुत ही इंटेंस सोलर फ्लेयर में से एक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इसरो ऑन फरवरी 2022-2025 द सूट पेलोड ऑन बोर्ड आदित्य L1 ऑब्जर्व्ड एन X 6.3 क्लास सोलर फ्लेयर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस कैटेगरी ऑफ द सोलर इरप्शन, ठीक है। किस क्लास की है, S 6.3
3 क्लास की सोलर फ्लेयर है, यानी कि सन की सबसे इंटेंस सोलर फ्लेयर मानी जाती है। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट ने हमारे जो हमारा आदित्य एल बन गया है उस पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो किस इंस्ट्रूमेंट ने ये फोटो खींची है? इस एक सूट नाम का पेलोड, पेलोड मतलब जो अटैच की जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट स्पेसक्राफ्ट के साथ अटैच किए जाते हैं उनको पेलोड बोलते हैं। ठीक है, तो सूट पेलोड ने इसको फोटो को खींचा है। क्या है सूट की फुल फॉर्म? द सोलर, एस फॉर सोलर, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, आई फॉर इमेजिंग, टी फॉर टेलीस्कोप, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसने ये तस्वीर खींची है। ठीक है, और इसरो का कहना है कि ये हमारे रिसर्चेज में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखते हैं किस तरह से हमारी जो सन रिलेटेड इसरो की रिसर्चेज है उनको कैसे बेनिफिशियली प्रूव करती है, ये तस्वीर देखने आने वाले नियर फ्यूचर में पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। जो हमारे अभी एयरफोर्स के चीफ हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, एयर मार्शल एपी सिंह, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, इन्होंने जब एरो इंडिया चल रहा था तो इन्होंने हाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, जो हमारी एक सरकारी कंपनी है जो फाइटर जेट बनाने का काम करती है, इसको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि बहुत इनकॉम्पिटेंट कंपनी है। ठीक है, हमसे इन्होंने प्रॉमिस किए थे कि इस साल हम आपको 22 तेजस मार्क 1 ए फाइटर एयरक्राफ्ट देंगे, बट ये हमें एक भी डिलीवर नहीं कर पाए। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो हाल के शेयर्स हैं वो एकदम से डिप डाउन हो गए। ठीक है, बाद में इन्होंने कवर अप भी किया कि भाई हमारी कंपनी है, हमें अपनी इस कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए, बट जो डैमेज होना था हो गया। और इनकी एक फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा लाजमी है। बाकी जो हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उस बाकी बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट प्रूव हुई है। अगर बात करें तेजस की, तो जो तेजस का कॉन्सेप्ट है ना, जो हमारा फाइटर जेट है, इंडिजिनस फाइटर जेट, 1982 में इसको क्या करा गया था, हम इमेजिन किया था हाल ने, और 1982 के बाद आज हम 2025 में हैं, यानी कि एक जनरेशन ओल्ड हो गई होगी पूरी की पूरी, है ना। और ये जाके कम से कम 16 में इन्होंने पहला तेजस फाइटर जेट बनाया, यानी कि 1982 से लेके 2016 तक का टाइम लग गया इनको, है ना, टू डिलीवर फर्स्ट तेजस एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो एक फ्रस्ट्रेशन लाजमी है हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, बिकॉज उनके ऊपर जिम्मेदारी है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की, इंडिया को दुश्मनों से बचाने की। अगर उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं होंगे तो वो कैसे कॉम्पीट करेंगे अदर एनिमी कंट्रीज के साथ में। ठीक है, तो इन्होंने एक बार फिर बोला है, ठीक है, इन्होंने बोला है वी नीड टू ऐड 35 to 40 फाइटर जेट एवरी ईयर, प्राइवेट सेक्टर में प्ले बिगर रोल। आईएएफ चीफ इन्होंने बोला कि देखो भैया, अगर हमें चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, अब तो हमारा हॉस्टाइल कंट्री बन गया है ना, अगर मान लो एक सिचुएशन आती है कि तीनों कंट्री हमारे ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, ठीक है, तो हमें किसी भी तरह की मुसीबत से निपटने के लिए हर साल कम से कम 35 से 40 फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में शामिल करने होंगे। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि देखो इन्होंने सब कुछ कह भी दिया हॉल के बारे में, और कवर अप भी बहुत अच्छे से किया है। देखो इन्होंने बोला कि देखो हाल ने हमें प्रॉमिस किया है कि इस साल 22 फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि 2025 के एंड तक हम आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है ना, हॉल का भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक है, बट ये 22 काफ़ी नहीं है, हमें कितने चाहिए, 35 to 40, तो कम से कम 18 से 20 फाइटर एयरक्राफ्ट और ऐड करने के लिए हमें चाहिए प्राइवेट सेक्टर का कोऑपरेशन, है ना। एक बार फिर इनडायरेक्ट वे में कह दिया कि हाल के बस की अकेले कुछ नहीं है ना, तो प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं, है ना, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, टाटा जैसे, महिंद्रा जैसे, इन सबको आगे आना चाहिए, और जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें, है ना, आगे बढ़ना चाहिए और इंडियन एयरफोर्स की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहना है। बात करें हाल की, तो 1932 में एज ए प्राइवेट कंपनी इसको बनाया गया था, लेटर ऑन 1951 में इसको क्या कर दिया गया, है ना, 1949 में सॉरी, इसको नेशनलाइज कर दिया गया और एक सरकारी कंपनी बन गई। ठीक है, इससे पहले एक और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना चुके हैं, मारुत नाम का ये। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब हेलीकॉप्टर भी इन्होंने बनाए हैं, LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, भले नंबर्स में बहुत ज़्यादा कम है और जो इनका एक ध्रुव है उसमें बहुत सारी खामियां भी आ रही हैं, तो समय समय पर हाल के ऊपर क्या होते रहते हैं, क्वेश्चन रेज होते रहते हैं। ठीक है, हाल की इनकॉम्पिटेंसी को लेके, तो इनकी फ्रस्ट्रेशन भी जायज़ है। ठीक है, चलिए, सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम यूक्रेन US रिलेशंस। हुआ क्या
कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो यूरोपियन लीडर हैं वो फ्रांस पहुंचे। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने यूएस को विजिट किया, डोनाल्ड ट्रंप से बात की, और परसों ही यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए। एक्चुअली ये जो विजिट्स हैं वो हो रही थी एक बैकग्राउंड सेट करने के लिए, है ना, फॉर द मीटिंग बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है, फाइनली डोनाल्ड ट्रंप एग्री हुए टू मीट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, और ये मीटिंग हुई अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। बट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें दोनों ही कंट्री के प्रेसिडेंट अमेरिकन मीडिया से बात कर रहे थे, और कुछ क्वेश्चन किया जाता है अमेरिकन मीडिया के द्वारा, जिसको आंसर कर रहे होते हैं यूक्रेन के यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस। इसको सार्कास्टिक वे में काउंटर करने की कोशिश करते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और एक हीटेड आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच में। लिटरली मैंने आज तक कभी भी इतना किसी लीडर को ह्यूमिलेट होते देखा नहीं, है ना। जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को, जिस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए हैं आप देख सकते हैं। यू आर गैम्बलिंग विद लाइफ ऑफ मिलियन, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यू आर गैम्बलिंग विद लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ पीपल, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3 एंड वॉट यू आर डूइंग इज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल टू दिस कंट्री, मिस्टर ट्रंप सेड। ठीक है, और इन्होंने क्या बात हुई थी, जेडी वेंस ने बोला था कि टेम्पर फ्लेड आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट सेड दैट डिप्लोमेसी वॉज नीडेड टू एंड द वॉर, डिप्लोमेसी के थ्रू हम इस वॉर को एंड करेंगे। एंड मिस्टर जेलेंस्की आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, एंड मिस्टर वेंस देन एक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। ठीक है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इन्हें जवाब देते हैं कि यू आर नॉट एक्टिंग एट ऑल थैंकफुल, मिस्टर ट्रंप सेड इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड थिंग to do business with like this, Mr. Trump said it is going to be tough deal make because the attitude have to change। ठीक है, अब रोका भी गया डोनाल्ड ट्रंप को कि रहने दीजिए सर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मीडिया को देखने दो कि एक्चुअली ये किस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं रशिया के अगेंस्ट में। ठीक है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप कहने की कोशिश कर रहे थे कि देखो रशिया को हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि कुछ गलतियां आपसे नहीं हुई, आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। ठीक है, तो आप उन गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमसे कोई गलती नहीं है, तो इन्होंने बोला कि आप बस प्रोपेगेंडा कर रहे हो, किसके साथ मिलके, है ना, लेफ्ट लीनिंग लोगों के साथ मिलके, और जो बेस्ट में रहने वाले रिबलर्स हैं उनके साथ में मिलके, है ना। आपकी भी बराबर की जिम्मेदारी है, आपके पास पूरे 3 साल थे इस वॉर को रोकने के लिए, आपने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप द वॉर। ठीक है, और आप पार्टी नहीं होने जा रहे हो। तो बहुत ही खराब माहौल में, अब वीडियो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वायरल है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, है ना, जिस वे में ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ना, देख के मतलब मैं शॉक हो गया कि इस तरह की हीटेड आर्ग्यूमेंट भी वर्ल्ड लीडर्स के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है, सबको पता है क्या निकल के आना है इसके बाद। तो ठीक है, या तो ये मारे जाएंगे, या ये सरेंडर करेंगे, या इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा पकड़ के किसी दिन। ठीक है, और यूक्रेन को करना पड़ेगा सरेंडर, ये अब तय हो गया है। ठीक है, क्योंकि कल जो ओवल ऑफिस में हुआ है, लिटरली इन्होंने बहुत डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को एंड साथ में वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो आज के द हिंदू में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल यानी कि 2 मार्च के द हिंदू में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।